फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसएल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी का जो आपका लास्ट यूनिट है यानी यूनिट 4 का जो पार्ट 5 है, जो कि ऐतिहासिक अनुसंधान का संचालन करता है। मतलब इस यूनिट का नाम है ऐतिहासिक अनुसंधान का संचालन। यानी कोई भी ऐतिहासिक अनुसंधान जब हम करते हैं तो उसका संचालन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में आज की इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। एंड ये हमारी इस पूरी बुक की एक लास्ट यूनिट होने वाली है। एंड इससे पहले की जितनी भी यूनिट्स है वो ऑलरेडी चैनल्स पे उनकी वीडियोस अपलोडेड है। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स उनकी भी वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड कर हो चुकी है, तो आप जाके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या आप हमारे चैनल पे पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर हम इस बुक के इस चैप्टर्स के अंदर जो देखने वाले हैं उसकी बात करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का संचालन एक ऐसी विधि पारक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं और विचारों को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। यानी जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है इसका संचालन बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी अतीत की घटनाएं होती हैं, व्यक्ति हो गए, संस्था और विचारों का जो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, उसी को ही हम जो है ऐतिहासिक अनुसंधान का संचालन कहते हैं। इसमें स्रोतों के संग्रह, परीक्षण, विश्लेषण और व्याख्याओं के माध्यम से इतिहास को समझना और पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्रोत होते हैं, जो भी संग्रहालय, जो भी इतिहास से प्राप्त जितनी भी हमें सोर्सेस होते हैं, उन सबको जो है हम समझते हैं और उसी के माध्यम से क्या करते हैं, हम इतिहास को पुनर्निर्मित करने का प्रयास करते हैं। यह अनुसंधान बेसिकली क्या करता है, यह अनुसंधान केवल तथ्यों के संग्रह तक सीमित नहीं होता बल्कि उनके पीछे छिपे कारण, प्रभाव और परिप्रेक्ष्य की खोज करता है, जिससे अतीत का एक प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ प्रस्तुत किया जा सके। ये सारी चीज़ें जो है की जाती है ऐतिहासिक अनुसंधान के संचालन के अंतर्गत। अब बात करें हम ऐतिहासिक शोध में प्रभावी लेखन के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। यानी जब ऐतिहासिक शोध लेखन ऐतिहासिक शोध के अंदर लेखन केवल घटनाओं का विवरण नहीं होता बल्कि उसका उद्देश्य अतीत की गहराई में जाकर तथ्यों की व्याख्या करना होता है। यानी जो भी हम शोध करते हैं उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी अतीत है उसकी गहराई तक जाकर उस पर शोध करके उसकी व्याख्या करना होता है, संदर्भ में रखना और एक तार्किक, प्रामाणिक तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण से पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना ही इसका कार्य होता है। तथा प्रभावी लेखन से ही शोध जो है वो विश्वसनीय और पाठनीय और उपयोगी माना जाता है। यानी कोई भी जब रिसर्च किया जाता है तो उसमें मेनली ये देखना है कि जो भी रिसर्च हुआ है वो निष्पक्ष भाव से हो, प्रमाणित हो, एविडेंस के साथ हो और जो भी लेखन लिखा गया है, जो भी उस पर शोध किया गया है वो विश्वसनीय हो, तभी वो पाठक के लिए उपयोगी माना जाता है। यानी जो उसे पढ़ने वाला है वो उसके लिए वो उपयोगी माना जाता है। इसके कुछ उद्देश्य की बात करें तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है स्पष्ट उद्देश्य और शोध प्रश्न, यानी क्लियर पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चंस। यानी कोई भी रिसर्च करने से पहले आपका जो पर्पस है वो आपको क्लियर होना चाहिए और किस क्वेश्चंस पे आपको रिसर्च करने हैं वो आपके माइंड में पहले से होना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि प्रभावी लेखन की शुरुआत एक स्पष्ट शोध विद्देश्य और उद्देश्य से होती है। यानी जो भी प्रभावी लेखन या कोई भी इतिहास लिखने से पहले सबसे पहले जो हम उसमें एक उद्देश्य रखते हैं, उसके बाद उसका जो है लेखन स्टार्ट करते हैं। यह तय करता है कि शोधकर्ता किस प्रश्न का उत्तर खोज रहा है। यानी बेसिकली जो भी रिसर्च की जाती है तो उसमें ये देखते हैं कि ये बेसिकली यह तय करने का काम करता है कि जो भी शोध हुई है वो किस पर हुई है और किस क्वेश्चंस का उत्तर जो है, किस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ढूंढा जा रहा है। उदाहरण के लिए बात करें, अगर मैं उदाहरण से आपको ये समझाऊं तो उदाहरण में आप ये समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह थी या सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही एक इतिहासकार के हाथों में होता है या एक रिसर्चर के हाथों में होता है। उद्देश्य स्पष्ट होने से लेखन जो है वो केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। यानी जब हमारा उद्देश्य जो है वो डिफाइन रहेगा, उसको हमने ढूंढ लिया है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से उसको ढूंढ सकते हैं और उसी के सेंटर पॉइंट पे रह के ही अपनी रिसर्च को जो है वो
कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सुसंगत संरचना, यानी लेखन की प्रभावशीलता उसकी बनावट पर निर्भर करती है, जैसे कि प्रस्तावना जो कि इंट्रोडक्शन होता है यानी विषय की पृष्ठभूमि और शोध कहलाता है, मुख्य भाग यानी बॉडी जैसे जिसके अंदर तर्क, प्रमाण, दृष्टिकोण और विश्लेषण होता है, और अंत में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन जो कि पूरे लेख को एक सार और अंतिम विचार देने का काम करता है। जिस प्रकार से हम अपने आंसर्स को आंसर शीट में डिफाइन करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन उसके अंदर के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको बताते, देन अपना आंसर एंड करते टाइम हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष से उसको एंड करते हैं, तो वही मेन हमारा उद्देश्य सेम इसी तरीके से होता है किसी भी रिसर्च को करने के बाद उसके लेखन को लिखने के लिए और सामने वाले को प्रेजेंट करने के लिए। यानी इसका जो उपयोग होता है वो होता है प्रत्येक भाग को आपस में जोड़ने वाले अनुच्छेद में तार्किक क्रम होना आवश्यक होता है तथा तथ्यात्मक और प्रामाणिकता भी होनी चाहिए, यानी ऐतिहासिक लेखन में केवल प्रामाणिक तथ्यों का ही उल्लेख होना चाहिए। कोई भी दावा तभी करे जब उसका समर्थन हो या किसी स्रोत के द्वारा उसका जो है समर्थन किया जा रहा हो, जिसमें तिथियां हो गई, नाम हो गए, घटना और स्थान सही रूप में लिखे हों, तभी उसका दावा आप बता सकते हैं। कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी डेट, तिथि, प्लेसेस के बारे में नहीं बताएंगे। जो भी उसमें त्रुटियां होती हैं वो लेखन की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यानी कोई भी आपने रिसर्च करा और उस पर आपने एक अच्छी सी बुक लिख दी बट उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स है, फॉर एग्जांपल कोई डेट मिस्टेक है, किसी के नाम के मिस्टेक्स है, यानी कोई प्लेस के मिस्टेक्स है, तो ये जो भी मिस्टेक्स होती है वो पढ़ने वाले पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गलत प्रभाव डालने का काम करती है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। स्रोतों का उपयुक्त उपयोग यानी अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोर्सेज की बात करें तो इसमें जैसे आपके जो प्राइमरी सोर्सेज हो गए, जो सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, उसका भी आपको काफ़ी अच्छे से उपयोग करना है। और इसी के साथ साथ जो आपके स्रोत है, स्रोतों का उचित उदाहरण आवश्यक होता है तथा संदर्भ के बिना लेखन शोध नहीं है और राय जो है वो बन जाता है। यानी लेखन के बिना शोध जो है वो संदर्भ में नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक राय बन के ही रह जाता है। तथा निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी लेखक को अपने व्यक्तिगत विचार या भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा पक्षपात रहित भाषा, तटस्थ दृष्टिकोण रखना ज़रूरी होता है। यानी यह विषय क्या करता है, यह विशेष रूप से तब आवश्यक होता है जब संवेदनशील विषय जैसे कि जाति, धर्म, राजनीति पर लिखा जा रहा हो, तो लेखक को बिना किसी निष्पक्ष भाव से, बिना किसी पक्ष का पक्ष लेते हुए अपने जो भी विचार है, अपने जो भी थॉट्स है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए, बिना किसी झुकाव के तरफ या बिना किसी जो है मुद्दे के ऊपर ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताना चाहिए, बिना किसी पक्ष में बोले हुए। तथा सुस्पष्ट भाषा और शैली का उपयोग करना चाहिए, यानी क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, एक अच्छी एकेडमिक स्टाइल होनी चाहिए, यानी भाषा जो आप यूज़ करेंगे वो सरल, व्याकरण संगत और अकादमिक होनी चाहिए। यानी भाषा काफ़ी ज़्यादा इजी होनी चाहिए, लोगों को जो समझ में आए ऐसी लैंग्वेज का आपको यूज़ करना है। तथा कठिन शब्दों का उपयोग सीमित रखें और आवश्यक हो तभी अगर आवश्यक हो तो उसका स्पष्टीकरण भी आपको ज़रूर देना है। यानी जो भी अगर आप लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको एंड में ज़रूर देना चाहिए, जो कि पाठक को भ्रमित करने वाले लंबे और जटिल वाक्यों से बचने का कार्य करता है। तथा तर्कपूर्ण विश्लेषण यानी लॉजिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच भी आपको अपनाना चाहिए, जिसके अंदर लेखन को केवल घटनाओं का वर्णन ना हो बल्कि उनके पीछे के कारण और प्रभाव का विश्लेषण भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए बात करें तो ब्रिटिश नीतियों ने किसानों को विद्रोह के लिए कैसे प्रेरित किया तथा तुलनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को कैसे अपनाया, इसके बारे में भी आपको तर्क के साथ बातें करनी चाहिए। तथा अगला जो पॉइंट है वो है मौलिकता और नवाचार, यानी केवल दूसरों के विचारों का संग्रह नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण और व्याख्या भी प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए एक लेखक को, जब वो किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे रिसर्च करने के बाद अपने लेख को लिखता है। तथा मौलिकता और शोधकर्ता की भी पहचान होनी चाहिए। यदि आपने किसी पुराने विषय में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं तो वह शोध अधिक मूल्यवान माना जाता है।
तथा इतिहासकार की मानसिकता की बात करें तो इतिहासकार की मानसिकता से आशय उस दृष्टिकोण, सोच और विचारधारा और बौद्धिक दृष्टि से है जिसके आधार पर वह अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करता है। यानी अगर हिस्टोरिक जो भी इतिहासकार होता है उसके मेंटालिटी की बात करें तो वो उसके दृष्टिकोण, सोच, विचारधारा और बौद्धिक दृष्टि से होता है जिसके आधार पर वह अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करता है। एक इतिहासकार केवल घटनाओं को दर्ज नहीं करता बल्कि वह घटनाओं के पीछे के कारण, प्रभाव और संदर्भ को समझकर एक निष्पक्ष और गहन चित्र प्रस्तुत करता है तथा उसकी मानसिकता ही उसके लेखन की दिशा और गुणवत्ता को निर्धारित करने का कार्य करती है जब कोई इतिहासकार अपनी किसी भी प्रकार की रचना को करता है। इतिहासकार के मानसिकता के जो प्रमुख पहलू होते हैं उसकी बात करें तो पहला उसका मानसिकता ये होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष हो, यानी बिना किसी पक्ष के बोले वो एक ही पक्ष में और जिस पक्ष के बारे में बोलना है उतना ही बोले, किसी पक्ष के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें ना बोले। यानी इतिहासकार को तथ्य की जांच बिना किसी पूर्व ग्रह के करनी होती है तथा वह अपनी निजी मत, भावना या किसी विशेष समूह के प्रति पक्षपात से बचकर ही अपनी बातों को वो एक्सप्लेन करे। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उसे अपने ध्यान में रखनी है वो है तार्किक सोच, यानी लॉजिकल थिंकिंग। घटनाओं को केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि तर्क और प्रमाणों के आधार पर उसका विश्लेषण करना चाहिए, यानी उसके ऊपर तर्क करके उसका अच्छे से विश्लेषण करके ही अपने फाइनल उत्तर तक या फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचना चाहिए। तथा तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आलोचनात्मक दृष्टि, यानी क्रिटिकल एटीट्यूड, यानी हर स्रोत, साक्ष्य और जानकारी का समालोचनात्मक परीक्षण करना तथा स्रोतों की प्रामाणिकता और उद्देश्य की भी जांच करना भी इनका ही फर्ज होता है। तथा समयबद्ध और संदर्भ में सोच, यानी वह अतीत को वर्तमान की दृष्टि से नहीं बल्कि उसके समकालीन संदर्भ में देख कर ही अगर उसका जो है उसको लिखता है, उसको तैयार करता है तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। तथा विविध दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशीलता की बात करें, यानी सेंसिटिविटी टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक और राजनीतिक सभी दृष्टिकोण को महत्व देता है तथा विभिन्न वर्गों की आवाज़ को भी स्थान देने का कार्य जो है वो करता है। अगले पॉइंट की बात करें तो ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी। इतिहासकार लगातार नए प्रश्न उठाता है और उत्तर खोजने का प्रयास करता है। वह क्या हुआ से आगे जाकर मतलब वो ये सोचता है कि क्यों हुआ, यानी ये नहीं सोचता कि क्या हुआ, वो ये सोचता है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ जैसे प्रश्नों पर विचार करना ही उसका मेन उद्देश्य होता है। तथा अगले पॉइंट की बात करें तो मौलिकता, यानी ओरिजिनलिटी की बात करें तो स्वयं के विश्लेषण और दृष्टिकोण को सामने लाता है तथा केवल पुरानी व्याख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं करता है और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की वो कोशिश करता है। अगले बात करें इस चैप्टर्स के अंदर जो कि आपको पढ़ना है वो है इतिहास लेखन के तरीके, यानी जब कोई भी इतिहास लिखा जाता है तो उस इतिहास को लिखने का जो तरीका होता है, जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है उसकी बात करें तो ऐतिहासिक लेखन का कार्य केवल घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना नहीं होता बल्कि उन घटनाओं के कारण, प्रभाव और संदर्भ की गहन व्याख्या करना भी होता है। इतिहासकार विभिन्न तरीके से इतिहास को समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जिससे पाठक को एक व्यापक, निष्पक्ष और प्रामाणिक दृष्टिकोण प्राप्त हो सके, यानी यही होता है इतिहास लिखने का तरीका। इतिहास लिखने के जो प्रमुख तरीके हैं उसकी बात करें, यानी अलग अलग तरीके होते हैं उसकी बात करें तो इसमें जो पहला तरीका होता है इतिहास लेखन का वो होता है वर्णनात्मक लेखन, यानी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसमें घटनाओं को क्रमबद्ध विवरण दिया जाता है, यानी जो भी घटना होती है उसको एक क्रम से एक अच्छे सीक्वेंस में लगा के प्रेजेंट किया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि क्या हुआ और कब हुआ को स्पष्ट करना ही होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो युद्ध, शासन कालों या प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार तरीके से वर्णन करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर। अगले पॉइंट की बात करें कि होता है विश्लेषणात्मक लेखन, यानी एनालिटिकल राइटिंग, जिसके अंदर केवल घटनाओं के विवरण तक
सीमित नहीं रहते बल्कि उनके कारण, प्रभाव और महत्व का भी विश्लेषण करते हैं। यानी विश्लेषणात्मक लेखन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी घटना हुई है उसके पीछे के जो कारण है, उससे क्या प्रभाव पड़ा और उसका महत्व क्या था, इसका भी हम विश्लेषण करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो 1857 की क्रांति के जो सामाजिक और आर्थिक कारण थे उनका विश्लेषण करना भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आता है। थीम आधारित लेखन यानी थीम एस्थेटिक राइटिंग की बात करें तो किसी एक विषय पर केंद्रित होता है, जैसे आर्थिक इतिहास, स्त्री का इतिहास, धार्मिक आंदोलन आदि। यह एक निश्चित विषय पर मुद्दे को कालक्रम की बजाय विषय वस्तु के अनुसार प्रस्तुत करने का कार्य करता है, जो कि थीम आधारित लेखन के अंतर्गत आता है या थीम आधारित लेखन का पार्ट है। आलोचनात्मक लेखन यानी क्रिटिकल राइटिंग की बात करें तो विभिन्न स्रोतों, दृष्टिकोणों और व्याख्याओं की तुलना करना ही इसका काम होता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि विभिन्न इतिहासकारों की व्याख्याओं का समालोचनात्मक परीक्षण करना और उनके बीच जो भी कॉमन पॉइंट्स है, जो भी डिफरेंसेस है, उसको अलग करके सामने वाले बंदे को अच्छे से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करना। यह लेखन अधिक अकादमिक और शोधपरक होता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट एंड तक वॉच कीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। एंड इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आत्मकथात्मक और संस्मरणात्मक लेखन यानी ऑटोबायोग्राफी और मेमोरी बेस्ड की बात करें तो जिसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है। इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण की प्रधानता जो है होती है। संस्कृति और सामाजिक लेखन की बात करें, कल्चरल एंड सोशल हिस्ट्री राइटिंग की बात करें तो यह लेखन समाज के निम्न वर्ग, स्त्रियों, जाति, आदिवासी आदि की ऐतिहासिक भूमिका पर केंद्रित होता है, जिसमें परंपरागत राजनीतिक इतिहास से अलग यह नीचे से इतिहास यानी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो को प्रस्तुत करता है। यानी इसके अंदर क्या करता है, वो जो भी निचले बैकग्राउंड से लोग आते हैं या जिनके इतिहास के बारे में, मतलब इतिहास में जिनके बारे में बताया ना गया हो, उनको प्रेजेंट करने का काम संस्कृति और सामाजिक लेखन के अंतर्गत किया जाता है। यानी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो जिसे हम कहते हैं, यानी नीचे से इतिहास लिखना ही इसका मेन काम होता है, या इसका आप एक नाम कह सकते हैं कि नीचे से इतिहास लिखना या हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के द्वारा जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है। अपने विषय पर शोध करना यानी शोध, रिसर्च एक विधिपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें किसी विशेष विषय से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित करें, उसका विश्लेषण करें और एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। जब अपने चुने हुए विषय पर शोध करते हैं तथा तो उसका उद्देश्य होता है कि उस विषय को गहराई से समझे और नई जानकारियाँ खोज निकालें और मौलिक निष्कर्ष तक पहुंचने का कार्य ही करना एक इतिहासकार का काम होता है, जब वो किसी अपने विषय पर शोध करने का कार्य करता है। अपने विषय पर शोध करने के जो प्रमुख चरण होते हैं उसकी बात करें, यानी जब हम अपने किसी विषय पर शोध करते हैं तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे चरण होते हैं। उसकी बात करें तो पहला जो मेन पॉइंट होता है वो होता है विषय का चयन यानी सिलेक्टिंग द टॉपिक। सबसे पहले आप एक विषय का चयन करेंगे जिस पे आप रिसर्च करने के लिए सोच रहे हैं, यानी ऐसे विषय चुने जिसमें आपकी रुचि हो और जिस पर सामग्री उपलब्ध हो। यानी ऐसे विषय को आपको देखना है जिसमें आपका खुद का भी इंटरेस्ट हो एंड उसके जो मटेरियल्स हैं वो ऑलरेडी जो है अवेलेबल हो, तभी जाके आप उस विषय को चुनेंगे। विषय को बहुत व्यापक ना रखें, उसे सीमित और स्पष्ट बनाएं। उदाहरण की बात करें, उदाहरण की मैं अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी बहुत बड़ा विषय है, लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव सीमित और शोध योग्य विषय हम देख सकते हैं और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल हैं और काफ़ी बड़ा विषय है और आपके इंटरेस्ट में भी हो सकता है, जिस पे आप अच्छे से इस पे रिसर्च करके चीज़ों को बता सकते हैं। शोध प्रश्न तैयार करना यानी फ्रेमिंग द रिसर्च क्वेश्चंस, यानी आप जो भी क्वेश्चंस है उसकी भी फ्रेमिंग आप करेंगे। यानी शोध प्रश्न आपके अध्ययन को दिशा देता है और उसी प्रकार से आप शोध में जो प्रश्न होंगे उसको भी खोजेंगे। उदाहरण के लिए जैसे इस विषय पर पहले क्या लिखा गया था उसको आप ढूंढेंगे, इसमें नया क्या जोड़ा जा सकता है उसकी खोजने की प्रयास करेंगे तथा इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या थे इसको भी ढूंढना ही आपका ही काम
होता है तथा स्रोतों का संग्रह यानी कलेक्टिंग द सोर्स, जिसमें प्राथमिक स्रोत द्वितीयक स्रोत को जो है आप ढूंढेंगे। प्राथमिक स्रोत हमारे वही दस्तावेज, किसी के भाषण हो गए, पत्र हो गया, चित्र हो गया, समाचार पत्र हो गया या साक्षात्कार आदि जो हो गए जो पहले से ही उपलब्ध हो, वो हमारे प्राइमरी सोर्सेज को आप ढूंढेंगे यानी कलेक्ट करेंगे। एंड जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं जैसे कि किताबें हो गई, शोध पत्र हो गए, लेख हो गया, कोई विकिपीडिया हो गई या कोई वेबसाइट हो गई, उससे आप लेखन को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे सेकेंडरी सोर्सेज का पार्ट होता है। यानी इन सभी का यूज करके आप क्या करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे और स्रोतों का सही संदर्भ लिखने की कोशिश करेंगे। जानकारी का विश्लेषण यानी एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, इसमें आप क्या करेंगे, जो जानकारी आपने इकट्ठा की है उसे विषय से जोड़कर समझेंगे और अलग अलग दृष्टिकोण को समझेंगे और उनकी जो है तुलना करना भी आपका ही काम है। निष्कर्ष निकालना यानी ड्राइंग अ कंक्लूजन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, निष्कर्ष तैयार करेंगे यानी अपने शोध प्रश्न के उत्तर के आधार पर उसका निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में यह स्पष्ट करेंगे कि आपने क्या नया पाया और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपने कंक्लूजन के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेखन और प्रस्तुति की बात करें तो राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, यानी आप राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करेंगे जिसके अंदर आप क्या करेंगे, शोध को एक व्यवस्थित रूप देंगे जिसके अंदर प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची आदि का भी प्रयोग करेंगे और सुस्पष्ट, तार्किक और प्रामाणिक लेखन को लिखने का प्रयास करेंगे और सभी उदाहरणों को उचित संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, कोई भी रिटन वर्क जब हम करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है वो है कंक्लूजन रेडी करना यानी निष्कर्ष तैयार करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी रिसर्च में, कंक्लूजन तैयार करना। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन किसी भी लेख, निबंध, प्रोजेक्ट या शोध का अंतिम और अत्यंत आवश्यक भाग होता है। यह पूरे कार्य का सार प्रस्तुत करता है। इसमें आप यह बताते हैं कि आपने लिखा क्या है या अध्ययन क्या किया है या क्या क्या जाना और क्या क्या पाया, उसका महत्व आप इसके अंदर ही वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्ज़ाम में जब आप आंसर्स लिखते हैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके, देन उसके मेन बॉडीज़ एंड अलग अलग जो पॉइंट्स ऑफ व्यू को बताते हैं, देन आफ्टर इट आप क्या करते हैं, उसमें एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन देते हैं जिससे आपको वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट माना जाता है। एंड जो भी आपने उस पूरे चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है, जो भी आपको याद है, वो सारे पॉइंट्स को आप निष्कर्ष के अंदर इंक्लूड करके परफेक्ट आंसर माना जाता है। निष्कर्ष तैयार करते वक्त आपको कौन कौन से मुख्य बिंदु का ध्यान रखना है, तो वो है मुख्य विषय को दोहराए, यानी जो भी आपका मुख्य विषय है उसको एक बार आप फिर से लिखेंगे, दोहराने की उसमें कोशिश करेंगे, यानी शुरुआत में यह स्पष्ट करेंगे कि आपने किस विषय पर चर्चा की है उसके बारे में बताएंगे। फिर आपको जो प्रमुख बिंदु का सार उसको देंगे यानी समराइजिंग द मेन पॉइंट्स, यानी आपको जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप उसमें निष्कर्ष में, कंक्लूजन में समराइज करने की कोशिश करेंगे, यानी पूरे लेख में जिन प्रमुख बातों पर आपने चर्चा की है उन्हें संक्षिप्त रूप देने के लिए कोशिश करनी है। उसके बाद मुख्य निष्कर्ष या सीख यानी की कंक्लूजन और इनसाइट्स के बारे में बताएंगे, जिसमें अपने उस विषय से क्या सीखा या समझा या स्पष्ट करने की भी आप कोशिश करेंगे। और उसके बाद भविष्य के दृष्टि की भी बात करेंगे, यानी फ्यूचर्स के जो व्यूज़ और सजेशंस है उसकी भी आप बात करेंगे, यानी यदि उपयुक्त हो तो विषय से संबंधित सुझाव या आगे के सोचने योग्य प्रश्न कभी रखने की आप कोशिश करेंगे। अब इन्हीं सब, जब हम किसी भी तरीके का जब रिसर्च करते हैं या कोई भी आंसर जब अपना किसी भी रिपोर्ट पे हम रेडी करते हैं, कोई भी रिसर्च पे रिपोर्ट रेडी करते हैं, तो उसमें साहित्यिक चोरियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी साहित्यिक चोरी से प्रभाव ये है कि किसी का अगर आप कंटेंट यूज़ करते हैं तो वो एक साहित्यिक चोरी का ही पार्ट होता है। इसकी बात करें तो साहित्यिक चोरी का अर्थ होता है किसी और के लेख, विचार, शोध या रचना को बिना श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत करना। यानी सिंपल सी बात करें तो ये कॉपीराइट कंटेंट का एक पार्ट से आप इसे समझ सकते हैं, यानी किसी के कंटेंट को आपने एज इट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लिया बिना उसके क्रेडिट दिए या बिना उसके क्रेडिट पॉइंट को बताए। यह एक गंभीर नैतिक और शैक्षणिक अपराध माना जाता है जो विशेष रूप से शोध, लेखन और अकादमिक कार्यों के लिए होता है। साहित्यिक चोरी के अर्थ की बात करें तो इसका सिंपल डेफिनेशन यही है कि किसी अन्य व्यक्ति के लेख, जो भी उसने लिखा है, उसके जो विचार हैं, शोध हैं, उसकी जो रचनाएं हैं या शब्दों को बिना उसके अनुमति
या उचित श्रेय दिए अपने नाम से उसको प्रस्तुत करना ही साहित्यिक चोरी कहलाता है। यह एक प्रकार की बौद्धिक बेईमानी है और इसे शैक्षणिक, नैतिक और कानूनी दृष्टि से गलत माना जाता है। यानी किसी भी तरीके का अगर आप साहित्यिक चोरी करते हैं, यानी बिना उसके परमिशन के उसके कंटेंट को आप यूज़ करते हैं, यानी कोई भी उसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी उसको क्रेडिट देने की नहीं कोशिश करते हैं, तो ये एक साहित्यिक चोरी ही कहलाता है। साहित्यिक चोरी के प्रमुख रूप की बात करें तो ये पहला जो इसका रूप होता है वो होता है शब्द नकल, यानी डायरेक्ट कॉपी, यानी किसी पुस्तक, लेख या वेबसाइट या शोध पर से पूरा वाक्य अनुच्छेद बिना उदाहरण के लेना ही एक साहित्यिक चोरी कहलाता है। दूसरा हो गया विचारों की चोरी, यानी आइडियाज़ जो होते हैं उसकी चोरी करना, किसी के लेखक के मौलिक विचार या विश्लेषण को अपनाना बिना उसके उल्लेख किए या बिना उसके परमिशन के। आंशिक बदलाव के साथ नकल, यानी शब्दों में थोड़ा बदलाव कर उसी सामग्री को अपने नाम से प्रस्तुत करना भी साहित्यिक चोरी का ही पार्ट कहलाता है। स्वय चोरी, यानी अपनी ही पूर्व प्रकाशित रचनाओं को बिना संदर्भ दिए दोबारा उपयोग करना भी एक साहित्यिक चोरी का ही पार्ट कहलाता है। अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो यह पाठ ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक व्यापक और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें अतीत की व्याख्या करने के लिए सूचित, पूछताछ और साक्ष्य आधारित विश्लेषण के महत्व पर जोर दिया गया है और अनुसंधान प्रक्रिया के प्रमुख चरणों को रेखांकित करते हुए यह पाठ विषय को धीरे धीरे केंद्रित करने, लक्षित पाठकों की पहचान करने और प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के समर्थन और ठोस तर्क को प्रस्तुत करने पर बल देता है। इसमें छात्रों को साक्ष्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, विभिन्न दृष्टिकोण पर विचार करने और सामान्यीकरण या पूर्व निर्धारित निष्कर्षों से बचने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी इस पूरे चैप्टर्स के अंदर मेनली छात्रों को या हम स्टूडेंट्स को ये सिखाने की कोशिश की गई है कि आप किस तरीके से किसी विषय पर रिसर्च करेंगे, अगर आप रिसर्च करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं, किस प्रकार से आप साहित्यिक चोरी करने से बच सकते हैं। यही सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को इस पूरे चैप्टर्स के अंदर बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप साहित्यिक की किसी भी तरीके की साहित्य की या किसी भी तरीके की रिसर्च की रचना करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। इतिहासकार की मानसिकता इस प्रक्रिया का मूल तत्व होता है, जिसमें यह समझने के लिए कि क्या हुआ, ऐसे हुआ और इसका क्या महत्व है, स्रोत का गहराई से विश्लेषण किया जाता है और पाठ जो है वो ऐतिहासिक लेखन के विभिन्न रूपों का वर्णन करता है, जिसमें कथात्मक प्रस्तुति होती है, विश्लेषणात्मक व्याख्या होता है और तर्क पर भी चर्चा की जाती है। साथ ही यह भी एक स्पष्ट थीम्स तैयार करने और साक्ष्य से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और लेखन में स्पष्टता पर फोकस बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर्स, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी का जो यूनिट 4 का पार्ट 5 था उसको डिस्कस करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट है तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं एंड अगर आपका कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ हमें उस सजेशन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड इसकी जो PDF नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं एंड इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद आंसर्स वो भी हमने ऑलरेडी उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दिए, तो आप जाके उनको भी वॉच कर सकते हैं एंड अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज़ डेफिनेटली हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।